today we discuss about oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation में हम दो चीज़ें देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमियोस्मोसिस. So first इसका introduction है. Oxidative phosphorylation is a process where energy is enhanced through a series of protein complexes embedded in the inner membrane of mitochondria called electron transport chain and ATP synthase to create ATP. मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है थ्रू अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू एनर्जी को यूज़ करके एटीपी को क्रिएट किया जाता है. और ये प्रोसेस कहाँ होता है? इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. In the mitochondria's inner membrane, oxidative phosphorylation takes place. Oxidative phosphorylation provides most of the ATP that higher animals and plants use to support life. Oxidative phosphorylation higher plants, higher animals और plants को मोस्ट ATP प्रोवाइड करती है जो कि उनकी लाइफ की नीड्स को पूरा करती है और रिस्पॉन्सिबल होती है उनकी बॉडी टेम्परेचर मतलब कि होम्योस्टेसिस की. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ चीज़ें रिकैप कर लेते हैं जो कि हमने फर्दर पीछे भी स्टडी की हुई हैं ग्लाइकोलाइसिस में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में ये जो फर्स्ट स्टेप है ये वाला. तो ग्लूकोस यहाँ पे चेंज हुआ है मतलब ग्लूकोस की ग्लाइकोलाइसिस हुई है तो ये चेंज हुआ है पायरोवेट में और इसके साथ ही NAD की रिडक्शन हुई है NADH में. जो ही NADH में रिडक्शन हुई है इसके दोबारा से ये जो पायरोवेट चेंज हुआ है एसिटाइल CoA में और इसके साथ ही NAD प्लस की दोबारा रिडक्शन हुई है NADH में और एसिटाइल CoA दोबारा सिट्रिक एसिड साइकिल का एक स्टेप बना है. तो इसमें भी NAD है, ये देखें ये जो NAD प्लस है इसकी दोबारा रिडक्शन हुई है NADH में और FADH की भी रिडक्शन हुई है FADH2 में. अब हम यहाँ पे ATP का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में ATP भी बनी थी. यहाँ पे हमने जो मेजर फॉलो करना है वो हमने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स फॉलो करने हैं और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हमारे पास हैं FADH और NADH ये वाले. सो इनकी दोबारा इस जगह पे ऑक्सीडेशन होगी NADH और FADH2 की. NADH दोबारा अपनी स्टेट NAD में आ जाएगा और FADH2 दोबारा FADH में आएगा. तो जो ही इनकी ऑक्सीडेशन होगी तो फर्दर ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे. इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो पंप करेगी प्रोटॉन्स को या H पॉजिटिव आयंस को. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर NADH इलेक्ट्रॉन्स FADH2 भी देखेंगे इसके बाद. सो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है. ये जो रिएक्शन हो रहा है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हो रहा है मतलब कि इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन है. सो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 है जिसे हम कहते हैं NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज या इसे हम दूसरा नाम भी कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज NADH डिहाइड्रोजिनेज ये वाला कॉम्प्लेक्स 1. नेक्स्ट हमारे पास है साइटोक्रोम C रिडक्टेज जिसे हम कॉम्प्लेक्स 3 कहते हैं. फोर्थ वन इज़ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो 2 है वो मिसिंग होगा क्योंकि उसकी जो हमें ज़रूरत होगी नीड होगी उसकी जस्ट हमें FADH2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए. सो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट तरह के H पॉजिटिव मतलब के प्रोटॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं. ये देखें यहाँ पे डिफरेंट तरह के जी प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं H पॉजिटिव जो कि मैट्रिक्स में मौजूद है और मैट्रिक्स से ये प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ हैं कि ये कब आएंगे जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को कोई कैरी करेगा तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इन H पॉजिटिव को यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ले आएगी. नेक्स्ट इसमें देखें कॉम्प्लेक्स 1 में ये जो NADH है NADH की ऑक्सीडेशन हुई है NADH ऑक्सीडाइज्ड बैक इनटू NAD प्लस H प्लस.
ये जो Na प्लस है ये इन प्रोटॉन्स के नीचे है, ये जो H पॉजिटिव और H पॉजिटिव आए हुए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको साफ दिखेगा इसमें। सो इनकी ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के पास जाएंगे, फिर FeS मतलब कि आयरन सल्फर क्लस्टर्स के पास जाएंगे, और फिर ये जो यहाँ पे यूबिक्विनोन है इसके पास जाएंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले पीछे बात की थी कि NaDH की ऑक्सीडेशन हुई है Na प्लस H पॉजिटिव में, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए हैं, ये गए FMN मतलब कि फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास। उसके बाद ये FeS आयरन सल्फर क्लस्टर के पास गए हैं, और आयरन सल्फर क्लस्टर से जो ये यूबिक्विनोन की तरफ गए ये COQ के पास, इसने 2 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से ले लिए हैं, और ये जो 2 प्रोटॉन्स इसने लिए हैं ये चेंज हो गया यूबिक्विनोल में। और FeS से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास गए थे, सो यहाँ से 4 जो प्रोटॉन से ये वाले ये पंप आउट हुए थे फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन। और ये COQH2 मतलब कि यूबिक्विनोल ये 2 इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड कर देगी कॉम्प्लेक्स 3 के पास, और यहाँ पे एक मोबाइल प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी साइटोक्रोम C के नाम से। इसका काम ये होगा कि इसने एट अ टाइम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना होगा फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4 के पास, यहाँ से यहाँ तक इसने एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये एट अ टाइम मतलब कि एक टाइम में एक, आप ऐसा कह लें एक जंप में ये 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके नहीं आ सकती, जस्ट एक ही लेके आएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने पिछली स्लाइड में जिक्र किया था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे कॉम्प्लेक्स 3 की साइड पे। अब अगर दोबारा हम यूबिक्विनोल वाली जगह पे आ जाएं, ये जो यूबिक्विनोल है जिसने 2 प्रोटॉन्स लेके मतलब कि यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल बना था, ये दोबारा अपनी COQ मतलब कि यूबिक्विनोन की शेप में आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब फॉरवर्ड करेगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास, सो इसमें से ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं ये वाले ये पंप आउट होंगे यूबिक्विनोल से। सो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन COQ में आ जाएगा यूबिक्विनोन में। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 पे आ जाएं, अब यहाँ पे अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन्स FeS के पास जाएंगे आयरन सल्फर क्लस्टर फर्स्ट के पास, यहाँ से फिर 2 प्रोटॉन पंप आउट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन फर्दर जाएंगे साइटोक्रोम फर्स्ट के पास, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन कैरी करेगी मोबाइल प्रोटीन। अब यहाँ पे देखें, ये जो एक ही इलेक्ट्रॉन है ये आ गया कॉम्प्लेक्स 4 की साइड पे। सो ये एक ही इलेक्ट्रॉन पहले फॉरवर्ड होगा कॉपर आयोन्स के पास, उसके बाद साइटोक्रोम A से ले लेगा इस इलेक्ट्रॉन को, और फिर डिफरेंट तरह के ये जो साइटोक्रोम्स हैं इनके पास चला जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट तरह के मतलब कि साइटोक्रोम्स के पास गया, यहाँ से फिर नीचे आके ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और यहाँ पे H2O बन जाएंगे, और इसी सूरत में यहाँ से 2 ये जो प्रोटॉन है ये भी पंप आउट होंगे। अब ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास हाफ, ये कहाँ से, दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब आप आ जाएँ कॉम्प्लेक्स 1 के पास। कॉम्प्लेक्स 1 में हमने देखा था कि जब FeS से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन की तरफ गए थे, ये 4 प्रोटॉन्स पंप आउट हुए थे, और जब यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल बना था तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 के पास जब भेजे थे तो यहाँ से भी 2 प्रोटॉन पंप आउट हुए थे, और ये फर्दर यूबिक्विनोन में वापस आ गया था ये COQ में। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आयरन सल्फर क्लस्टर के पास गए थे, सो 2 प्रोटॉन और भी पंप आउट हुए थे फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और कॉम्प्लेक्स 4 में 2 प्रोटॉन पंप आउट हुए हैं जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, ऑक्सीजन के साथ मिला है, ऑक्सीजन ने इसे कैरी किया। सो NaDH में टोटल जो पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स है वो हमें ये देखें, यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स पंप आउट हुए हैं।
अब है हमारे पास फॉर FADH 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमने पीछे पढ़ा था फॉर NADH इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 3 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व थे, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। और यहाँ पे हमारे पास भी 3 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट वन है वो स्किप्ड है, उसकी जगह हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 है। सो टोटल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो 4 हैं, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। और जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स हैं वो ATP की सिंथेसिस में यूज़ होता है, उसे हम ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स का नाम भी देते हैं, और उसका प्रोसेस सारा कीमियोस्मोसिस वाला है। सो टोटल जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो 4 हैं। क्योंकि हमने सेपरेट सेपरेट करके पढ़ा है, इसीलिए हमने मतलब कि पहले हमने NADH इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा है, उसमें जो कॉम्प्लेक्सेस यूज़ हुए हैं हमने उनको डिस्कस किया है, और अब हम FADH2 को डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस यूज़ हुए हैं। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सीनेट CO रिडक्टेज, या जिसे हम कॉम्प्लेक्स 2 भी कहते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 के पास एक एंजाइम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि सक्सीनेट को ऑक्सीडाइज करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन करेगा इनटू फ्यूमारेट में। दिस स्टेप इज़ फ्रॉम सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इस स्टेप का यहाँ पे क्या रोल है? इस स्टेप का यहाँ पे ये रोल है कि जो हमारे पास एंजाइम है ये स्टेप करवाने वाला सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, वो इंटीग्रल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स 2 का, सक्सीनेट COQ का। सो जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे FAD के पास। FAD के बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा FeS को, FAD, और FeS से मतलब आयरन सल्फर क्लस्टर से ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यूबिक्विनोन के पास। जो ही ये यूबिक्विनोन के पास जाएंगे, आगे वाला प्रोसेस वही सेम है जो हमने पीछे NADH में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखें कि FADH2 इज इक्वल टू पम्प 6 प्रोटॉन, मतलब कि इन द केस ऑफ FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 6 प्रोटॉन्स पंप आउट हुए हैं फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब देखें ये 2 प्रोटॉन्स पंप आउट हुए हैं जब यूबिक्विनोन ने ये 2 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से लिए थे, यूबिक्विनोल में चेंज हो गया था, ये देखें ये H2। और दोबारा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने कॉम्प्लेक्स 3 को दिए हैं, दोबारा यूबिक्विनोन में आ जाएगा और 2 प्रोटॉन्स ये वाले यहाँ से पंप आउट हो जाएंगे फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स FeS को देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स FeS के पास जाएंगे एट द साइट ऑफ कॉम्प्लेक्स 3। ये 2 प्रोटॉन्स ये वाले ये दोबारा पंप आउट होंगे ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 के पास, और दोबारा ये साइटोक्रोम फास्ट के पास, फिर मोबाइल ये जो मोबाइल प्रोटीन है ये इनको कैरी करेगी पहले कॉपर आयोन्स के पास, फिर ये मतलब कि सारा प्रोसेस वही है पीछे जो NADH में हमने पढ़ा है। सो साइटोक्रोम ए के पास फिर डिफरेंट साइटोक्रोम मॉलिक्यूल के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का क्यों। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 5 या जिसे हम कहते हैं ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास होगा, क्योंकि अब हमारा काम जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कराना थ्रू सीरीज़ ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ATP बनेगी। ATP कैसे बनेगी? ये जो प्रोटॉन्स पंप आउट हुए थे फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मतलब कि जहाँ पे केमिकल ग्रेडियंट बना था ये यहाँ से ATP सिंथेस से आएंगे और थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ से गुजर जाएंगे। ये देखें इस स्लाइड में, ये यहाँ से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट थे ये इस ATP सिंथेस से आए और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, और फर्दर ये जो ADP है फास्फेट ग्रुप से मिलके ATP बनाएगी। अब यहाँ पे फास्फेट ग्रुप ये कहाँ से आया? हमारा आज का टॉपिक ये है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब कि एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप
सो इसमें ये देखें, ये जो फास्फेट ग्रुप है, फास्फेट है, ये एडीपी के साथ ऐड होगा और ये फर्दर एटीपी बना देगा। ये हमारे पास कीमियोस्मोसिस है। अब नेक्स्ट इसमें 1 एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम इनफ्लक्स ऑफ 4 प्रोटॉन। अब वो ये कह रहा है कि एक एटीपी मॉलिक्यूल उस वक्त बनेगा जब 4 प्रोटॉन्स इनफ्लक्स होंगे, मतलब 4 प्रोटॉन्स उस एटीपी सिंथेस से गुजरेंगे, मतलब मूवमेंट ऑफ आइंस अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो जो आइंस होंगे, वो जो H पॉजिटिव आइंस होंगे, वो जो प्रोटॉन्स होंगे, 4 प्रोटॉन जब एट ए टाइम गुजरेंगे तो एक एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। सो NADH ने 10 प्रोटॉन्स को पंप आउट किया था, मतलब कि अब 4 प्रोटॉन गुजरे हैं हमारे पास। 4 प्रोटॉन्स में से एक एटीपी बनेगी, 4 प्रोटॉन्स की एक एटीपी। सो हमारे पास 2.5 एटीपी है, वन एक NADH का मॉलिक्यूल बनाएगा और एक FADH2 का मॉलिक्यूल हमारे पास 1.5 एटीपी बनाएगा। अब यहाँ पे वही कीमियोस्मोसिस है। कीमियोस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस सेमी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हमारा क्रिएट था जहाँ पे प्रोटॉन्स पंप आउट हुए थे, मतलब कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। वो कह रहे हैं डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, वो एटीपी सिंथेस से जो प्रोटॉन क्रॉस होंगे वो डाउन ही होंगे इनटू द फिर मैट्रिक्स चले जाएंगे। सो कीमियोस्मोटिक hypothesis was first proposed by Peter D. Mitchell in 1961। इसको सबसे पहले पीटर डी मिचेल 1961 में दिया था। हाउ कीमियोस्मोसिस जनरेट्स एटीपी। ATP synthase is an enzyme that makes ATP by chemiosmosis। ये हमने अभी पढ़ा है। It allows protons to pass through a membrane and uses the free energy difference to phosphorylate, मतलब कि एडिनोसिन, वो जो हमने ADP के साथ फास्फेट ग्रुप लगाया था, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू आया था। सो उसने तो फिर ATP बना दी थी, मेकिंग ATP। The generation of ATP by chemiosmosis occurs in mitochondria and chloroplast as well as in most bacteria. The complete breakdown of glucose releasing its energy is called cellular respiration. The last steps of process occur in the mitochondria। ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, ये लास्ट स्टेप है cellular respiration का। The reduced molecule NADH and FADH2 are generated by Krebs cycle glycolysis pyruvate process। ये हमने जो फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी, जब हमने कहा था कि NADH को, जब हमने वो पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मॉलिक्यूल्स हैं, हमने ATP को क्यों नहीं लिया, NADH और FADH2 को क्यों लिया, क्योंकि इनका रोल है कॉम्प्लेक्स 1 में और कॉम्प्लेक्स 2 में। These molecules pass electrons to an electron transport chain which releases the energy of oxygen to create a proton gradient across the inner mitochondrial membrane। ATP synthase then uses this energy stored in the gradient to make ATP। अब वही जो एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुई थी जब प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ इनर मेम्ब्रेन की तरफ पंप आउट हुए थे, वहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई थी वो एनर्जी फर्दर ATP बनाएगी, यूज़ होगी उस ATP को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बिकॉज इट यूजेस एनर्जी released by the oxidation of NADH and FADH2 to phosphorylate ADP into the ATP।